y का मान पता करें और अपने उत्तर की जांच करें। 20 घटा 7y बराबर 6y घटा 6। हमें y को समीकरण यानी कि इक्वेशन के एक पक्ष में ले जाना है और उसके बाद अगर इससे पहले कोई गुणक यानी कि कोएफिशिएंट हो तो हम दोनों पक्षों को उस गुणक से विभाजित यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। हम y को समीकरण के किसी भी पक्ष में ले जा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके समझा रहा हूं। अगर हम y को समीकरण के दाएं पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसे हल करना थोड़ा आसान होगा। तो अगर हमें सभी y दाएं पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड में ले जाने हों तो हम बाएं पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के y को किस प्रकार दाएं पक्ष में ले जा सकते हैं? यहां पर ऋणात्मक 7y है, इसलिए हम समीकरण के दोनों पक्षों में धनात्मक 7y जोड़ सकते हैं। इसलिए अब हम दोनों पक्षों में 7y जोड़ लेते हैं। तो बाएं पक्ष में यह हो जाएगा 20 घटा 7y जमा 7y। ये 7y आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहां केवल 20 रह जाएगा और समीकरण के दाएं पक्ष में यह हो जाएगा 6y जमा 7y, जिन्हें जोड़ने पर 13y आता है। और उसके बाद यहां ऋणात्मक 6 लिख लेते हैं। हमें दाएं पक्ष में केवल y चाहिए, इसलिए हमें ऋणात्मक 6 को हटाना होगा। इसके लिए हम समीकरण के दोनों पक्षों में 6 जोड़ लेते हैं। तो दाएं पक्ष में यह हो जाएगा 13y घटा 6 जमा 6 और इसे हल करने पर यहां केवल 13y रह जाएगा। इस प्रकार हमने इस ऋणात्मक 6 को यहां से हटा दिया है और यह हो जाएगा 20 जमा 6 यानी कि 26। तो अब यह हो जाएगा 26 बराबर 13y। हमने दाएं पक्ष में केवल y को रखा है, हालांकि ये अभी भी 13 से गुणा हो रहा है। हमें दाएं पक्ष में केवल एक y चाहिए, इसलिए हम दोनों पक्षों को 13 से विभाजित यानी कि डिवाइड कर लेते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों पक्षों को 1/13 से गुणा कर लेते हैं। ये दोनों कथन समान हैं, इसलिए हम इस समीकरण यानी कि इक्वेशन के दोनों पक्षों को 13 से विभाजित कर लेते हैं। तो दाएं पक्ष में यह हो जाएगा 13 गुणा y बटा 13। इसे हल करने पर केवल y बचता है और 26 भाग 13 हुए 2। तो इस प्रकार y का मान है 2। और अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और ये पता लगाते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि y को दाएं पक्ष में ले जाने पर समीकरण को हल करना आसान है। वो इसलिए क्योंकि हमने यहां y का धनात्मक गुणक यानी कि कोएफिशिएंट प्राप्त किया है, जो कि 13y है। अगर हमने दोनों पक्षों में से 6y घटाया होता तो यहां बाएं पक्ष में ऋणात्मक 13y प्राप्त होता, पर तब भी हमें सही उत्तर प्राप्त होता। मैं इसे विस्तार से समझा देता हूं। हम इस प्रश्न को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। 20 घटा 7y बराबर 6y घटा 6। अब हम दोनों पक्षों में से 6y घटा लेते हैं। बाएं पक्ष में यह हो जाएगा 20 घटा 13y। दाएं पक्ष में 6y कैंसिल हो जाएगा और यहां केवल ऋणात्मक 6 बचेगा। और अब हम बाएं पक्ष में केवल y को रखने के लिए दोनों पक्षों में से 20 घटा लेते हैं। हम इस 20 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में से 20 घटा रहे हैं, तो बाएं पक्ष में यह हो जाएगा ऋणात्मक 13y और दाएं पक्ष में यह हो जाएगा ऋणात्मक 26। और अब हम समीकरण के दोनों पक्षों को ऋणात्मक 13 से विभाजित कर लेते हैं। तो समीकरण के दोनों पक्षों को ऋणात्मक 13 से विभाजित करने पर क्या होगा? तो बाएं पक्ष में केवल y रह जाएगा और दाएं पक्ष में ऋणात्मक 26 बटा ऋणात्मक 13 हुए 2। हमने इसे दो अलग अलग तरीकों से हल किया है। यहां पर हमने y को बाएं पक्ष में रखा है, जबकि यहां हमने y को दाएं पक्ष में रखा है। हमने यहां दाएं पक्ष को पहले चुना ताकि सभी संख्याएं धनात्मक रहें, लेकिन यह तरीका भी बिल्कुल सही तरीका है। और अब हमें यह पता लगाना है कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। हालांकि दोनों तरीकों से हमें समान उत्तर प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। इसके लिए हम y का मान यानी कि 2 इस समीकरण में रखकर तुल्यता यानी कि इक्वालिटी की जांच कर लेते हैं। तो बाएं पक्ष में यह हो जाएगा 20 घटा 7 गुणा 2
और ये दाएं पक्ष में 6 गुणा 2 घटा 6 के बराबर होना चाहिए। प्रक्रिया के क्रम यानी कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के अनुसार हम पहले गुणा करते हैं, इसलिए बाएं पक्ष में ये हो जाएगा 20 घटा 14 और ये दाएं पक्ष में 12 घटा 6 के बराबर होना चाहिए। 20 घटा 14 हुए 6, 12 घटा 6 हुए 6। तो इस प्रकार इस समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हैं।